नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। यह सीरीज है बिहार तथ्य संग्रह का, जो कि एडिटोरिया बुक है उससे संदर्भित है। और जानेंगे इस वीडियो में हम आधुनिक बिहार के इतिहास के बारे में। पिछले वीडियो में हम जाने थे मध्यकालीन इतिहास के बारे में, जो कि बिहार से संबंधित था। और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे आधुनिक बिहार का कुछ पार्ट हम जानेंगे, जो कि आधुनिक बिहार से रिलेटेड जो इतिहास है उन सभी बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मेनली तौर पे यहाँ देखेंगे तो सबसे ऊपर में ही आपको देखने को मिलेंगे आधुनिक बिहार के अंतर्गत यूरोपीय कंपनी का प्रवेश, जनजातीय विद्रोह, 1857 की क्रांति की और जो है कि बिहार, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार किस तरीके से था, उसके बाद पृथक बिहार का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में। तो टोटल 5 पॉइंट है यहाँ पर, जिसमें से हम कवर करने की कोशिश करेंगे अधिकतम पॉइंट, यानी कि आप समझ लें तो 5 पेज हम इसमें वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपका सारा पार्ट को कवर किया जाएगा। इस वीडियो को ध्यान रख से देखिएगा लास्ट तक, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। शुरू करेंगे वीडियो। सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिखेगा तो यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश किस तरीके से बिहार में हुआ, इसके बारे में जानेंगे। और जो फैक्ट होगा उसको देखते चलेंगे, गौर से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, तो आपको सारे बात समझ में आएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो यूरोपीय कंपनी का प्रवेश देखे तो सबसे पहला फैक्ट निकल के आता है, कहता है कि बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए, जो कि हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। ध्यान रखेंगे, बिहार में सर्वप्रथम कौन आया था, तो पुर्तगाली आया था, जो हुगली से पटना नाव के द्वारा जो है कि व्यापार किया करता था। वे पटना से सोरा, कौन सी चीज का व्यापार करता था, तो सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करता था बिहार से। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, देख सकते हैं कि 1632 ईस्वी की बात करें तो 1632 ईस्वी में पटना में यानी कि पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में डचों ने कि अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। और डचों के अभिरुचि किसमें थी, तो सूती वस्त्र, सोरा आदि में जो है कि डचों का भी जो है कि रुचि था, मतलब अभिरुचि था, मतलब पसंद था। इस सब चीज पर व्यापार करना, इस सब चीजों का व्यापार करना, इन सभी चीजों पर वह मतलब अभिरुचि करता था, रुचि रखता था। कौन, तो डचों के द्वारा। यह कहाँ पर इसकी जो कंपनी बनाई गई थी, तो पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में। बीपीएससी में यह क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया है कई बार। तो यह 1632 ईस्वी में था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है कि अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बात करें तो अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गई थी। ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, लेकिन वह 1621 ईस्वी में मतलब 1 साल के बाद ही वह जो है कि बंद हो गया। उन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब हासिल की, तो 1651 ईस्वी में उन्हें व्यापारिक जो केंद्र था उसे स्थापित करने में सफलता मिली। उसके बाद बात करें तो नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे, तो कहता है कि अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने यहाँ पर व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए भी देखा था। यानी कि जो अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी थे वह कब आया था बिहार में, तो 1632 ईस्वी में बिहार आया था, और उसने यहाँ पर बेहद ही संभावना देखी व्यापार का। उसके बाद है नेक्स्ट जो फैक्ट है, कहता है कि अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजार बाग, जो है कि अंग्रेजी कंपनी की जो फैक्ट्री थी वह वर्तमान में कहाँ स्थापित था, तो देखिए वर्तमान में जो जगह है उसका नाम यहाँ पर बताया गया, जिसमें कि गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय में स्थित था। क्या स्थित था, तो अंग्रेजों की फैक्ट्री स्थित था। नेक्स्ट जो फैक्ट है, डेनिस कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। यानी डेनिस कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप क्या किया था, तो अपना फैक्ट्री को स्थापित किया था। उसके बाद अगला फैक्ट है कि मुगल शासक कौन, तो फर्रुख सियार 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी में जो है कि क्या किया, तो उसने 1717 ईस्वी में क्या किया, तो मतलब उसका शासन, फर्रुख सियार का जो शासन था कब से कब तक था, तो 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी तक था। लेकिन उन्होंने 1717 ईस्वी में क्या किया, तो अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के के प्रयोग करने की मान्यता दे दी। कौन, तो फर्रुख सियार जो थे वो। इस घोषणा के बाद जो इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है कि मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस
घोषणा को क्या कहा जाता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला देखेंगे जो फैक्ट है सब टॉपिक के रूप में है बंगाल या फिर बंगाल एवं अंग्रेज के रूप में, बंगाल बिहार एवं अंग्रेज के रूप में। तो बंगाल बिहार और अंग्रेज के रिलेटेड जो फैक्ट है इसके बारे में जाने तो पहला फैक्ट है कि अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकारी प्राप्त हो गया था। और दूसरी कोर की बात करें तो बंगाल में नवाब अलवर्दी खां, नवाब में मतलब बंगाल में नवाब कौन थे? तो अलवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे। अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था, यानी कि कहाँ पर व्यापारिक स्थिति के लिए संघर्ष था? तो बिहार और बंगाल के बीच जो है कि बेहद जो है कि व्यापारिक जो मतलब व्यापारिक जो हित था उसके लिए संघर्ष देखने को मिलता था। इसकी बात करें तो यहाँ पर नवाब जो था बंगाल में वह अलवर्दी खां था और मुगल से हट करके वह शासन करता था। तो यह स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया था और उसी के द्वारा जो है कि अपना सत्ता चला रहा था। इससे क्या होता था? व्यापार करने में बहुत सारी दिक्कतें आती रहती थी। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं कि 1756 ईस्वी में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद उनकी नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। यानी 1756 ईस्वी में अलवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का कौन बनता है? तो नवाब बनता है, शासक बनता है। उसके बाद क्या होता है? तो 23 जून 1757 ईस्वी की बात करें तो 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला ने कि जो है कि मध्य पलासी की लड़ाई होती है, पलासी की युद्ध होती है, जिसमें कि सिराजुद्दौला जो होता है कि पराजित हो जाता है, हार जाता है। उसके बाद बात करें तो उसने जो है कि बाद में मीर जाफर को जो है कि कठपुतली नवाब बनाया था। यानी उसने जो है कि क्या किया? तो बाद में कौन मतलब जो है कि मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया? तो सिराजुद्दौला जो थे यानी बंगाल के जो नवाब थे वो क्या किया? तो मीर जाफर को कठपुतली का नवाब बनाया और 1760 ईस्वी में मीर जाफर के जगह उसकी दामाद मीर कासिम ध्यान रखेंगे, मीर कासिम को नवाब बनाया गया। उसके बाद देखें तो मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित कर ली? तो अपनी जो राजधानी है वह स्थानांतरित कर ली मुंगेर में। उसके बाद देखें तो स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया गया। स्थानीय जो व्यापारी थे उस पर कर जो था, टैक्स जो था उसको समाप्त कर दिया गया। इससे जो क्या हुआ? ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी और अंग्रेजों ने क्या किया? तो 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। ध्यान रखेंगे जो अंग्रेजों ने क्या किया? तो मीर कासिम को हटा करके पुनः से मीर जाफर को जो है कि वहां का नवाब बना दिया गया बंगाल का। उसके बाद देखें तो 1763 ईस्वी की बात करें, 1763 ईस्वी में मीर कासिम भागकर पटना आ गया और पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। ध्यान रखेंगे 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने क्या किया? तो भागकर पटना आया और पटना में अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार भी कर लिया। उसके बाद देखें तो इसके बाद जो है वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला, अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय जो थे वह थे और उससे जो है कौन मिला? तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से कौन मिला? तो जो मीर कासिम जो था जो भाग करके पटना आया था ना वही मिला। उसके बाद देखेंगे तो तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेज तीनों की संयुक्त सेना कौन? मीर कासिम, नवाब शुजाउद्दौला और बहादुर शाह आलम यानी बादशाह शाह आलम जो द्वितीय था वह, और उसके बाद जो अंग्रेज, ये तीनों के सेना जो है आपस में मिल करके हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में क्या किया? तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में किसके बीच? तो अंग्रेजों के बीच। यानी कि ध्यान रखेंगे जो ये तीनों सेना, मीर कासिम का सेना, अवध नवाब शुजाउद्दौला का सेना, मुगल बादशाह शाह आलम का सेना, शाह आलम द्वितीय का सेना, ये तीनों जो है मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ जो है क्या किया? तो उसके बीच जो है कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर में जो है कि युद्ध हुआ और इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हो गई, यानी कि तीनों मिल करके भी अंग्रेजों को नहीं हरा पाया। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें। उसके बाद जो हुआ, उसके बाद देखें तो फैक्ट निकल के आएगा तो यहाँ से 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवान यानी लगान वसूली को कहते हैं, दीवान कहते हैं, लगान वसूली करने का अधिकार देना पड़ा। यानी कि 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले
ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब 26 लाख रुपया वार्षिक देने लगा किसको, तो शाह आलम द्वितीय को। और जो है कि उसने क्या किया, तो उसने सबको दे दिया, मतलब सब कुछ जितना भी लगान आप उसूल सकते हैं बिहार बंगाल में, जितना भी उसूल सकते हैं उसूल सकते हैं, ठीक है। इस बात को जो है कि अधिकार दे दिया गया इलाहाबाद संधि के द्वारा। उसके बाद देखते हैं फैक्ट निकल के आता है 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडलटन, ध्यान रखेंगे पटना फैक्ट्री के पटना स्थित जो अंग्रेजी फैक्ट्री थे उसके जो है कि अधिकारी कौन थे, तो मिडलटन को राजा धीरज नारायण और राजा सीताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखें तो 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सीताब राय को कंपनी का नायाब जो दीवान जो बनाया गया, यानी कि नया दीवान जो है कि बनाया गया, जो टैक्स वसूलता था वह बनाया गया। उसके बाद बात करें तो यहाँ से नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे तो 1770 ईस्वी की बात करें, 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा था और पटना भागलपुर दरभंगा पूर्णिया में अकाल का प्रकोप जो है कि बहुत ही गंभीर था, भयंकर था। उसके बाद बात करें तो 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा और जांच अधिकारी जॉन सोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया, जिसमें उसे की सुझाव पर जो है कि 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन द्वारा गोल घर का निर्माण करवाया गया। आप ध्यान रखेंगे जो गोल घर का जो निर्माण हुआ था वह किस पर्पज से हुआ था, तो वह अन्नागार के रूप में हुआ था, अन्न रखने के लिए हुआ था, अनाज को रखने के लिए हुआ था। कब हुआ था, 1784 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था और इसके जो इंजीनियर थे कौन थे, तो ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉस्टिन महोदय थे, इसके द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया। और जो है जांच अधिकारी कौन थे, तो जांच अधिकारी जॉन सोर के द्वारा जो है कि इसके जो मतलब परमिशन दिया गया कि यहाँ पर एक निर्माण करवाया जाए, अन्न रखने का एक घर का निर्माण करवाया जाए, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे तो जनजाति विद्रोह के रूप में देखने को मिलेगा। जनजाति विद्रोह कहता है कि जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण नई जनजाति विद्रोह हुए और बिहार के प्रमुख जनजाति विद्रोह निम्नलिखित रूप से यहाँ पर दिए गए हैं। उसको आइए देखते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहला देखेंगे तो तमार विद्रोह। तमार विद्रोह की बात करें तो यह विद्रोह 1789 से लेकर के 94 ईस्वी तक हुआ था, यानी 1789 से 1794 ईस्वी तक हुआ था और इसका जो क्षेत्र रहा था यह छोटा नागपुर के क्षेत्र में देखने को मिला था। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे उसका जो कोई निर्धारित नहीं था। उसके बाद देखेंगे तो चेरो विद्रोह की बात करते हैं। चेरो विद्रोह की बात करें तो 1800 ईस्वी से लेकर के 1802 ईस्वी तक चला था और इसमें आप देखेंगे तो इसका क्षेत्र आप देखेंगे तो पलामू में इसका क्षेत्र था। और उसके बाद इसके जो नेतृत्वकर्ता जो थे, नेता के रूप में आप जाने तो भूषण सिंह थे। उसके बाद हो विद्रोह की बात करें तो 1820 से लेकर के 1821 ईस्वी तक रहा था हो विद्रोह और इसका जो क्षेत्र आप जाने तो सिंह भूम में था इसका क्षेत्र और इसका भी नेतृत्वकर्ता का कोई अता पता नहीं है। उसके बाद कोल विद्रोह आया था। कोल विद्रोह 1831 ईस्वी से लेकर के 1832 ईस्वी तक एक साल चला था और यह जो क्षेत्र था इसका छोटा नागपुर के क्षेत्र में यह देखने को मिला था और इसके नेतृत्वकर्ता थे बुद्धो भगत। ध्यान रखेंगे बुद्धो भगत किसके नेतृत्वकर्ता थे, तो कोल विद्रोह के। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, 2-3 बार जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे तो संथाल विद्रोह की बात करें तो संथाल विद्रोह 1855 से लेकर के 56 ईस्वी तक चला और संथाल परगना क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है यह विद्रोह, जिसमें कि जो नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने तो सिद्धू कानू चांद और जो है कि भैरव थे। ये सारे भाई थे आपस में, तो ये सारे लोग जो थे यह नेतृत्वकर्ता के रूप में काम किए थे किसके संदर्भ में, तो संथाल विद्रोह के संदर्भ में। और संथाल जो विद्रोह था वह 1855 से लेकर के 56 ईस्वी तक चला था और जो इसका क्षेत्र था वह संथाल परगना के क्षेत्र में देखने को मिलता है। सरदारी विद्रोह की बात करें तो 1858 ईस्वी से 1895 ईस्वी तक चला था। सबसे लंबा देखें तो 1858 ईस्वी से लेकर के 1895 ईस्वी तक यह विद्रोह चला था और यह छोटा नागपुर के क्षेत्र में सिंह भूमि के क्षेत्र में आपको देखने को मिला था। अब देखिए तो मुंडा विद्रोह की बात करें तो मुंडा विद्रोह 1895 से लेकर के 1900 ईस्वी तक चला था, जो कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में अधिकतर देखने को मिला, जिसमें नेतृत्वकर्ता के रूप में बिरसा मुंडा जो थे वह काम किया करते थे। उसके बाद देखें तो ताना भगत विद्रोह। ताना भगत विद्रोह के बारे में जाने तो 1913 से लेकर के 14 ईस्वी तक एक साल चला था और ये जो इसके क्षेत्र आपको देखेंगे तो गुमला जो क्षेत्र है उसमें आपको देखने को मिलता है और इसके नेतृत्व जो करता थे, नेता थे, वह जतरा भगत इसके नाम था, जतरा भगत, उसी का जो है कि नेतृत्व करता था।
उसके बाद देखेंगे संथाल विद्रोह से रिलेटेड जो फैक्ट है, इंपोर्टेंट फैक्ट, उसके बारे में जानेंगे। संथाल विद्रोह के रूप में जो देखें तो उसका फैक्ट आप देखेंगे तो 1855 से लेकर के 1856 ईस्वी तक ये विद्रोह चला था। और इस विद्रोह के अंतर्गत जो फैक्ट है, कहता है कि 1857 की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह जो है कि भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्रों में हुआ करता था, जिसे दमन ए कोह, जिसे क्या कहा गया, तो दमन ए कोह के नाम से भी जाना जाता है। अगला फैक्ट है कि यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध, यह किस तरीके के शोषण के विरुद्ध था, तो जनजातीय शोषण के विरुद्ध जो है होने वाला युद्ध था। यह प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह संथाल विद्रोह को ही कहा गया। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे तो इस विद्रोह का कारण देखें तो इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों जैसे कि दिकुओं द्वारा शोषण करना, माझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि के लेकर के यह विद्रोह का जो है कि कारण एक तौर पे बना था। आगे देखेंगे जो फैक्ट है कि इस विद्रोह का नेतृत्व देखेंगे तो सिद्धू कान्हू चांद और भैरव ने किया था। इसके बाद देखें तो यह विद्रोह असफल रहा था, लेकिन इसके जो परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 यानी 1869 ईस्वी में देखें तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1969 संथाल परगना एवं माझी व्यवस्था को भी मान्यता दी गई थी। उसके बाद देखते हैं मुंडा विद्रोह के बारे में, जो इम्पोर्टेंट विद्रोह है उसके बारे में, जो अगला फैक्ट सब है उस सबको देख लेते हैं, है ना, जो इम्पोर्टेंट है उस सबको। तो मुंडा विद्रोह की बात को देखें तो मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी तक रहा था, और जिससे फैक्ट निकल के आता है कि यह एक जनजातीय विद्रोह था, जिसमें कि सबसे सशक्त जो जनजातीय विद्रोह के रूप में आप इसे जान सकते हैं। और विद्रोह की जो है व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जानते हैं। यानी उलगुलान विद्रोह आप देखें तो मुंडा विद्रोह को ही कहा गया, और सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह के रूप में मुंडा विद्रोह को जाना जाता है, जो 1895 से लेकर के 1900 ईस्वी तक हुआ करता था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखें तो इस विद्रोह के कारण दिकुओं द्वारा शोषण, जिसमें कि खूंट कटी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना आदि था, इसका मेन कारण था जो यह विद्रोह हुआ, मुंडा विद्रोह या फिर उलगुलान विद्रोह कहते हैं आप इसे, तो यह विद्रोह हुआ। उसके बाद बात करें तो यह विद्रोह का नेतृत्व की बात करें तो बिरसा मुंडा जी इसके नेतृत्व करता थे, और उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। बिरसा मुंडा जो थे वह वैष्णव धर्म की जो शिक्षा था वह किनसे प्राप्त किए थे, तो आनंद पांडे जी से प्राप्त किए थे। वैष्णव धर्म की जो शिक्षा थी बिरसा मुंडा उन्हीं से प्राप्त किए थे। उन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा, उन्होंने जो है कि अपने आप को सिंह बोंगा का अवतार कहा करता था, और जो है कि उनके आचरण शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। और बिरसा मुंडा एक प्रकार से आप समझे तो भगवान के नाम से भी झारखंड में जाइएगा तो देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद बात करते हैं अगला फैक्ट के रूप में, तो इस विद्रोह का तीव्र रूप से 1899 ईस्वी में रहा, यानी इस विद्रोह का जो तीव्र रूप देखे तो 1899 में रहा, जबकि कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। इसमें देखें तो इस विद्रोह के दौरान जो है कि कई स्थान पर अंग्रेजों को हरा दिया गया, मतलब डिफेट किया गया, उसे हराया गया। अगला फैक्ट देखेंगे तो 13 फरवरी 1900 ईस्वी की बात है। 13 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था, और 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखेंगे जो बिरसा मुंडा थे उसकी जो मृत्यु कब हुई थी, तो 9 जून 1900 ईस्वी को मृत्यु हो गई थी, और उनको जो है किस लिए मृत्यु होगी, तो हैजा से उसका जो है कि मृत्यु हो गया था। उसके बाद देखें तो विद्रोह के परिणाम स्वरूप खूंट कट्टी व्यवस्था, विद्रोह के जो परिणाम स्वरूप खूंट कट्टी व्यवस्था थी वह पुनः लागू कर दिया गया। और छोटा नागपुर की बात करें तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ईस्वी को भी पारित कर दिया गया, इसको भी ध्यान रखेंगे। जो विद्रोह हुआ, कौन सा विद्रोह हुआ, तो बिरसा मुंडा जो विद्रोह कर रहे थे, उस विद्रोह के बाद जो है कि देखने को मिले मुंडा विद्रोह जिसे कहा गया, तो उसमें जो है कि खूंट कट्टी व्यवस्था, उस विद्रोह के बाद जो खूंट कट्टी व्यवस्था के लेकर के विद्रोह किया जा रहा था उसको पुनः से लागू कर दिया गया, और जो छोटा नागपुर का काश्तकारी अधिनियम 1908 था उसे भी पारित कर दिया गया। अगला फैक्ट देखेंगे, जो टॉपिक है 1857 ईस्वी की क्रांति से पूर्व बिहार में हुए विद्रोह एवं आंदोलन के बारे में यहाँ पर जानेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है।
यहाँ से देखें तो वहाबी आंदोलन की बात करें, वहाबी आंदोलन की बात करें तो इससे जुड़ा फैक्ट है कि वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में अब्दुल अल वहाब को देखते हैं हम लोग। अब्दुल अल वहाब जो थे वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे, नेतृत्वकर्ता थे, इसको आप जाने। उन्होंने अरब क्षेत्रों में इसको प्रारंभ किया था, यानी अरब के जो क्षेत्र थे वहां पर इन्होंने जो है कि वहाबी आंदोलन को शुरू किया था। नेक्स्ट जो फैक्ट है, भारत में इसको सैयद अहमद बेरवली, सैयद अहमद बेरवली, भारत में इसको क्या किस नाम से जाना गया, तो सैयद अहमद बेरवली, जो कि राय बरेली के नेतृत्व मतलब जो सैयद अहमद बरेवली जो था वह राय बरेली के नेतृत्व प्रदान किया था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो फैक्ट है कि प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य जो क्या था, तो धार्मिक सुधार, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। तो मतलब जो है कि धार्मिक सुधार का जो मेन लक्ष्य या फिर उद्देश्य को देने तो वहाबी आंदोलन से रिलेटेड है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला फैक्ट है कि भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। भारत में जो वहाबी आंदोलन के विद्रोह के 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र था सीतना, ध्यान रखेंगे, जो पश्चिमोत्तर सीमा पर था, और दूसरा केंद्र था पटना, ध्यान रखेंगे, सीतना, और जो है कि दूसरा केंद्र था कहाँ, तो पटना। और पटना केंद्र से धन एवं स्वयं सेवकों को सीतना भेजा जाता था, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला जो फैक्ट है कहता है वहाबी आंदोलन से ही फैक्ट है, तो सैयद अहमद बरेवली ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने थे, जिसमें कि पहला था इनायत अली, दूसरा था बिलायत अली, और तीसरा था फरहत अली, एवं चौथा था मोहम्मद हुसैन, ध्यान रखेंगे। उसके बाद फैक्ट है कि बंगाल का फराइजी आंदोलन की बात करें तो वहाबी आंदोलन से ही प्रेरित एक आंदोलन था, बंगाल का फराइजी आंदोलन, इसको भी ध्यान रखें। अगला फैक्ट है कि वहाबी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अधिनियम चलाया गया था। यानी वहाबी आंदोलन के दमन के लिए कौन सा जो है कि चलाया गया था अभियान, तो देखे तो 1863 ईस्वी में अम्बाला, 1863 ईस्वी में अम्बाला में, और तथा 1865 ईस्वी में पटना में अभियान चलाया गया था। और वहाबी नेताओं को कारावास तथा मृत्यु दंड की सजा भी दी गई थी। अंततः आंदोलन को दबा दिया गया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला विद्रोह आता है नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह की बात करें तो 1770 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक चला था नोनिया विद्रोह। और यहाँ पर देखें तो बिहार के 16 उत्पादक वर्ग जो नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था, जो बिहार में सोरा का उत्पादन करते थे, उसे नोनिया वर्ग कहा जाता था। नोनिया समुदाय से जुड़े हुए थे वो लोग, तो उन लोगों के द्वारा ही यह विद्रोह का शुरुआत किया गया। इसके बाद देखें तो सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। और बिहार में सोरा उत्पादन कहाँ कहाँ होता था, तो मुजफ्फरपुर में, सारण में, हाजीपुर में, पूर्णिया में आदि क्षेत्रों में यह इसका जो है कि सोरा का उत्पादन हुआ करता था। अब देखें तो बिचौलिए कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे और तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप जो है कि नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया और अंग्रेज ने इस पर रोक लगाई, जिसके जो है कि विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया और अंततः अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा भी दिया गया। तो इसको बात ध्यान रखेंगे। अगला जो विद्रोह था वह लोटा विद्रोह के नाम से प्रचलित हुआ। अब लोटा विद्रोह के बारे में जाने तो लोटा विद्रोह में कहता है, यह जाने तो 1856 ईस्वी में शुरू हुआ था लोटा विद्रोह। इससे जुड़ी फैक्ट है कि यह विद्रोह मुजफ्फरपुर के जेल की कैदियों के द्वारा किया गया था। लोटा विद्रोह जो था वह मुजफ्फरपुर के जेल कैदियों के द्वारा किया गया था। और इसके जुड़ी फैक्ट है कि जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था और बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय कर लिया। तो ध्यान रखेंगे, जो जेल में जो कैदी लोग थे उन्हें पहले पानी पीने के लिए पीतल का लोटा दिया जाता था और जो है बाद में उसे बदल करके मिट्टी का लोटा का निर्णय लिया गया। इसी के लेकर के लोटा विद्रोह किया गया जेल में। उसके बाद बात करें तो कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 ईस्वी में इस विद्रोह में जो 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था इसी को लेकर के। और परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने पुनः से कैदी को पीतल का लोटा देना पड़ा था, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे तो 1857 की क्रांति बिहार में किस तरीके से रहा था, बिहार के संदर्भ में किस तरीके से रहा था, यह बेहद BBI इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। और इनसे जुड़ी फैक्ट को ध्यान से सुनेंगे तो पहला फैक्ट आता है 1857 की क्रांति की बात करें तो बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह से शुरू हुआ था, सैनिकों के विद्रोह से शुरू हुआ था। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेसी एवं सर्जन
सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे। इस विद्रोह में कौन कौन मारे गए थे? तो लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेसी और सर्जन डॉक्टर ग्रांट जो है कि मारे गए थे इस विद्रोह में। यह जो विद्रोह अब 12 जून 1857 को शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था? तो देवघर जिले के रोहिणी गांव से। रोहिणी गांव के में जो है कि 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट थी सैनिकों का, वहीं से शुरू हुआ था। रोहिणी के बाद की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट फैक्ट के रूप में देखेंगे तो रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया और विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई। ध्यान रखेंगे, जो रोहिणी में जो मेजर थे, रोहिणी में जो विद्रोह हुआ था उसको जो है कौन दबा दिए थे? मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया और जो भी विद्रोही सैनिक थे उन्हें फांसी दे दिया गया। इसके बाद जो फैक्ट है यहाँ देखेंगे तो पटना में विद्रोह के नेतृत्व की बात करें। पटना में विद्रोह के नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया और विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया था। इस विद्रोह में अफीम का जो एजेंट था वह मारा गया था, जो कि जिसका नाम था डॉक्टर आर ऑयल। परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया था। इसके बाद जो जाने तो इस विद्रोह को भी दबा दिया गया था, किसके द्वारा? तो कमिश्नर टेलर के द्वारा। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई थी। ध्यान रखेंगे, जो पुस्तक विक्रेता पीर अली थे उनको भी फांसी दे गई थी, साथ में 17 और लोगों को। उसके बाद बात करें तो नेक्स्ट फैक्ट के रूप में देखेंगे तो 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिक ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी और उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। ध्यान रखेंगे, जो मुजफ्फरपुर में जिस दिन 25 जुलाई 1857 को क्या किया तो असंतुष्ट जो सैनिक थे, जो चर्बी वाला कारतूस था और गाय के जो चर्बी लगा करके दिया था और जो शुगर के चर्बी लगा करके, तो इसको लेकर के विद्रोह हुआ था यह। और इसमें क्या हुआ तो दानापुर में जो है कि बहुत सारे, मुजफ्फरपुर में तो सबसे पहले हुआ ही जो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी और इसी विद्रोह के अंतर्गत। उसके बाद देखें तो दानापुर में भी उसी दिन क्या हुआ तो 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। इसके बाद देखें तो सैनिकों के शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार कौन थे तो कुंवर सिंह जो थे उनसे मिलकर विद्रोह प्रारंभ कर दिया, जो सैनिक लोग थे वो लोग। उसके बाद देखेंगे तो नेक्स्ट जो है शाहबाद के जो सैनिक थे वो लोग जो मिलकर के जगदीशपुर के जो जमींदार थे कुंवर सिंह उससे मिलकर के विद्रोह प्रारंभ कर दिया गया। उसके बाद बात करते हैं 30 जुलाई को सरकार ने जो है कि तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले में सैनिक शासन लागू कर दिया गया था। 30 जुलाई को जो है इस सरकार ने तत्कालीन तरीके से आप देखें तो जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया था और सैनिकों का शासन हो गया था उस समय तिरहुत, सारण और चंपारण, पटना जिले में। उसके बाद देखें तो विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। यानी विद्रोही सैनिक के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंच करके जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया गया और उन्होंने टिकारी राजा पर हमला कर 10,000 रुपए लूट लिए। ध्यान रखेंगे, जो उस समय की 10,000 रुपए बहुत हुआ करते थे, तो टिकारी जो राजा थे उस पर हमला करके 10,000 रुपए लूट लिए गए। उसके बाद देखें तो जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह थे ने क्या किया तो बिहार में हुए 1857 के क्रांति के नेतृत्व प्रदान किया और उन्होंने कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट किए और भेंट के लिए निमंत्रण दिया, मगर मौलवी अहमदुल्लाह के साथ हुए विश्वासघात को जो है कि समझते हुए उन्होंने 4000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। ध्यान रखेंगे, जो कौन जो है कि विश्वासघात किया था, मौलवी अहमदुल्लाह जो थे वह विश्वासघात को समझते हुए क्या किया तो 4000 सैनिकों के साथ जो है कि विद्रोह प्रारंभ कर दिया। उनके बाद जो बात करें तो देखें तो अगला फैक्ट के रूप में देखने को लगा उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकों एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना भी स्थापित किया, जिसमें कि 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया गया। इसके बाद देखें तो अगला फैक्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा यहाँ से कि कहता है कि आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर जो है कि मारा गया था। आरा में जो हुआ था संघर्ष उसमें कैप्टन डनवर मारा गया था, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा था। वे रावी और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे और उन्होंने क्या किया तो उन्होंने अवध के शाह ने आजमगढ़ जिले का जो है कि फरमान दिया। आजमगढ़ जिला का जो है कि फरमान दिया किसको तो उनको क्या नाम था उसका, कुंवर सिंह नाम था।
कुंवर सिंह को। उसके बाद देखें तो दिसंबर 1857 ईस्वी में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से ही युद्ध किया। ध्यान रखेंगे, दिसंबर के 1857 के दिसंबर महीने में कुंवर सिंह ने क्या किया, तो नाना साहब के साथ मिलकर के कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित कर दिया। उसके बाद देखते हैं तो 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को कैप्टन ली ग्रांड के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह से पराजित कर दिया गया। उसके बाद देखें तो शिवाजीपुर की बात करें तो शिवाजीपुर घाट जो कि गंगा नदी पर था, शिवाजीपुर घाट, उसको पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया और उन्होंने बायां हाथ काटकर गंगा में ही प्रवाहित कर दिया। और हे गंगा मैया, अपने प्यार की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो, इस बात को कहा उसने हाथ काटते समय। इसको भी ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ देगा यह स्लोगन कि किसने दिया था, किसने बोला था और किस समय बोला था। तो गंगा में जब उसे सेनापति डगलस के जो गोली लग गया था किसको, तो कुंवर सिंह को बाएं हाथ में, तो उसमें क्या होता, उसने पूरा शरीर में जहर फैल जाता, इसलिए उसको हाथ को काट करके गंगा में ही प्रवाहित कर दिए थे। कुंवर सिंह इतना वीर थे। उसके बाद देखें तो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। कब, तो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद देखें तो कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद जो है कि उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला और जबकि दूसरे भाई हरि किशन सिंह ने उसको पूर्ण सहयोग दिया। ध्यान रखेंगे, उसके 3 भाई थे वो लोग, कुंवर सिंह, अमर सिंह और हरि किशन सिंह। तो ये अमर सिंह नेतृत्व करने लगे और उन्होंने दूसरे भाई जो थे हरि किशन सिंह, उन्होंने उसे सहयोग देना शुरू कर लिया उस आंदोलन को, 1857 के विद्रोह को। उसके बाद देखें तो अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध जो है संघर्ष जारी किया था। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी करके जो है कि विरोध के जो संघर्ष थे वह जारी रखा। उसके बाद नवंबर के 1858 ईस्वी की बात करें तो नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गई और विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी जो विक्टोरिया थी वह क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। यानी कि जो महारानी विक्टोरिया थी वह क्षमा करने की जो घोषणा की थी, लेकिन जो क्या हुआ तो तब पर भी उन्हें अमर सिंह को जो है कि दंडित किया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला जो फैक्ट है कि कांग्रेस के स्थापना और बिहार के बारे में जानें। कांग्रेस की स्थापना और बिहार के बारे में जो कंसेप्ट है उसको देखते हैं। तो यहाँ से पहला कंसेप्ट आता है कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के जो है कि गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में संस्कृत जो विद्यालय था उसके अंतर्गत A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला फैक्ट है कि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। यानी प्रथम जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो W.C. बनर्जी के द्वारा किया गया था। वेमेश चंद्र बनर्जी जिसे बोलते हैं तो वही है W.C. बनर्जी। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और लेकिन जो है बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। पहला जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उसमें। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की बात करें तो इसमें 31 प्रतिनिधि जो थे बिहार के भाग लिए थे और ध्यान रखेंगे ये जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखें तो बिहार में हुए कांग्रेस अधिवेशन की बात करें तो यहाँ से देखने को मिलेगा तो बिहार में 3 अधिवेशन हुआ था, 27वां, 37वां और 54वां। तो ध्यान रखेंगे जो 27वां जो हुआ था 1912 ईस्वी में जो कि बांकीपुर पटना में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे R.N. मधुवलुकर थे। उसके बाद 1922 ईस्वी में 37वां अधिवेशन हुआ कांग्रेस का जो कि गया में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष देखे तो चित्तरंजन दास थे। और 54वां जो अधिवेशन हुआ था 1940 ईस्वी में, या अभी वर्तमान में जाने तो झारखंड में है, उस समय में बिहार में ही था जो कि रामगढ़ में हुआ था और इससे जुड़ी जो अध्यक्ष थे वो देख सकते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इसको ध्यान रखेंगे। ये जो फैक्ट था ये सारे के सारे बिहार से रिलेटेड था जो कि आधुनिक बिहार से संबंधित है। अगले वीडियो में हम जानेंगे बंग भंग आंदोलन और कई सारे जो होते हैं जैसे कि मुजफ्फरपुर बम कांड हो गए और कई सारे आंदोलन के बारे में जानेंगे। तो ये सारे के सारे आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो वो नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। साथ ही साथ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ और तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।